हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के कंप्लीट नोट्स को। तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे ढंग से 1 बाय 1 मिलेंगे और मेरी गारंटी है कि अगर आप यह वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है। देखिए, जब आप एक बार जान लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है तो आसान हो जाता है उसे पढ़ना। तो चैप्टर में आपको सबसे पहले पढ़ना है बेल्जियम के स्टोरी, उसके बाद आपको पढ़ना है श्रीलंका का स्टोरी, उसके बाद इन दोनों स्टोरी में जो प्रॉब्लम हुआ उसको ओवरकम कैसे किया गया। तो श्रीलंका में हुआ क्या, वहाँ पे मेजॉरिटी का गवर्नमेंट बना। उसके बाद बेल्जियम में कुछ और तरह का एकोमोडेशन हुआ, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपको पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, क्यों अच्छा होता है, पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स होते हैं। ये 6 टॉपिक अगर आपके क्लियर हो गए तो समझ लीजिए ये चैप्टर आपका बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया और आप आसानी से सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब देखिए, एक एक करके सारे टॉपिक्स को डील करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी ऑफ बेल्जियम की। तो बेल्जियम का स्टोरी में आपको ये चीज़ जानना है, कुछ कुछ जो टॉपिक्स है, कुछ कुछ पॉइंट्स है, उसको बस आपको याद रखने हैं। जैसे कि बेल्जियम जो है वो बहुत ही स्मॉल कंट्री है यूरोप का। याद रखिएगा, बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक कंट्री है। वहाँ का पॉपुलेशन करीब करीब 1 करोड़ है। अगर बात करेंगे इंडिया से कंपेयर करेंगे तो यहाँ की जो हरियाणा है, हरियाणा का हाफ पॉपुलेशन है। समझ लीजिए, हरियाणा में जितना पॉपुलेशन उसका आधा पॉपुलेशन एक कंट्री में है जो कि बेल्जियम है यूरोप में। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे क्या था उसके बारे में सब अभी डिस्कस करते हैं। वहाँ पर आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन, speaks Dutch language, another 40% people lives in Wallonia region and speak French। तो यही सबसे बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम था कि वहाँ पे के जो लोग थे वे अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। तो 59% याद रखिएगा कहाँ पे रहते हैं, फ्लेमिश में। ये आपका MCQ में पूछा जाता है कि 59% कहाँ पे थे, फ्लेमिश में। 40% कहाँ पे थे, वे आपका वलोनिया में थे। जो 59% थे वे बोलते कौन सा भाषा थे, डच। और जो 40% बचे वे कौन सा भाषा बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। और जो 1% बच गया वे लोग बेल्जियंस थे और वे लोग जर्मन बोलते थे। तो ये 3 तरह का वहाँ पे लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन था और कितने कितने परसेंटेज में बटा हुआ है आपको अच्छे से याद रखना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। अब आते हैं नेक्स्ट उसमें। तो बेल्जियम वहाँ के कैपिटल, जो बेल्जियम का कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। ठीक है, बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स की जब बात करेंगे उस कैपिटल की तो उस कैपिटल में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% डच बोलते थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 80% लोग फ्रेंच कहाँ पर बोलते थे, तो ये बेल्जियम में नहीं बोलते थे, बेल्जियम का जो कैपिटल ब्रुसेल्स है उसमें बोलते थे। तो ये आपको याद रखना है। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल, से दे गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। वहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा जो फ्रेंच है वो माइनॉरिटी है, वहाँ पे कम लोग फ्रेंच बोलते थे। लेकिन जो कम लोग बोलते थे फ्रेंच, फिर भी वे लोग सबसे ज़्यादा रिच पावरफुल थे और इसीलिए उन लोगों को एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा मिला। समझ में आ गया कि जो माइनॉरिटी पीपल थे जो फ्रेंच, वे लोग कम होने के बावजूद रिच, डेवलप्ड थे और एजुकेशन का फैसिलिटी मिला, पावरफुल थे, सब कुछ उनको बेनिफिट मिला। दिस क्रिएटेड टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। तो देखिए, अभी आपको बताया 2 तरह का लैंग्वेज वहाँ पर था। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए डच जो कि 59% बोलते थे और 40% फ्रेंच बोलते थे। लेकिन फ्रेंच वाले अमीर थे तो उनका दबदबा ज़्यादा था, तो यही चीज़ के कारण वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। जो लोग 59% है जो डच बोलते हैं और यहाँ पे फ्रेंच वाला को ज़्यादा पावर मिला, इसको कम पावर मिला, तो ये दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों में लड़ाई होने लगी 1950s से लेकर 1960s तक। ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए क्या किए, इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने जाना किस तरह का प्रॉब्लम था बेल्जियम में लैंग्वेज को लेकर के। सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद अब आते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका में क्या था, तो देखिए श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड समझते हैं, चारों तरफ से वाटर रहेगा, बीच में अगर कोई ज़मीन रहता है जो लैंड बसा हुआ रहता है उसे आइलैंड कहते हैं। तो ये एक आइलैंड नेशन है। साउथ ऑफ इंडिया में ये है। ठीक है, डाइवर्स पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ पीपल, वहाँ का जो पॉपुलेशन है करीब करीब 2 करोड़ है। ठीक है, द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हालाज स्पीकर 74 एंड तमिल स्पीकर्स 18%। तो वहाँ का कंडीशन क्या था, यहाँ भी लैंग्वेज को लेकर के प्रॉब्लम था। कंडीशन क्या था, वहाँ का बेसिक कंडीशन था कि जो 74% लोग थे वे लोग सिन्हाला बोलते थे और जो 18% बचे वे लोग तमिल बोलते थे।
ठीक है, ये आपका वहाँ का कंडीशन था। तमिल में भी दो तरह का डिवाइड था, एक श्रीलंका के तमिल, दूसरा इंडिया के तमिल। तो जो तमिल जो 18% थे उसको डिवाइड कर दीजिए अलग अलग क्राइटेरिया में, तो श्रीलंका के जो तमिल बचे वो 13% थे, तो वो समझ गए श्रीलंका के तमिल मतलब जो श्रीलंका के रहने वाले हैं। इंडियन तमिल मतलब जो इंडिया के रहने वाले हैं लेकिन वो श्रीलंका में चले गए हैं, तो वे लोग 5% थे। तो ऐसा कॉम्बिनेशन वहाँ पर था। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम्स। These are about 7% Christians who are both, there are about 7% Christians who are both तमिल एंड सिन्हाला। तो ये कुछ कंडीशन है कि जो लोग रहते थे उनका कंडीशन क्या है। कुछ स्पीकिंग आपका जो सिन्हाला वाले थे बुद्धिस्ट थे मैक्सिमम, और जो हिंदू वाले थे वे लोग में जो हिंदू और मुस्लिम में बटे हुए थे। तो ये आपको कुछ कुछ कंडीशन याद रखना है। इनसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कंडीशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि उस चीज़ को ओवरकम कैसे किए। वहाँ का कंडीशन दोनों में आप देखें कि लैंग्वेज को लेकर के था। एक बार अगर हम रिवाइज करवाते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए बेल्जियम में क्या था कि डच वाले और फ्रेंच वाले दोनों में कन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि फ्रेंच कम होने के बाद भी उनको पावर ज़्यादा मिला था। ये बेसिक चीज़ है। श्रीलंका में देखिए सिन्हाला वाले जो है वो आपका 74% है, तमिल वाले कितने हैं 18%। तो इसमें भी कन्फ्लिक्ट होने लगा। अब बात करेंगे दोनों कंट्रीज़ में किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम किया, किस तरह से वहाँ का सिचुएशन को हैंडल किए। तो श्रीलंका में बेसिकली किए क्या, यहाँ मेजॉरिटी का सरकार बना दिए। ठीक है, यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म का सरकार बन गया, यानी कि मेजॉरिटी को, जो मेजॉरिटी में जो सबसे ज़्यादा लोग हैं उनको सारा पावर दे दिया गया। तो याद रखिएगा श्रीलंका में मेजॉरिटी बना। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोटेरेनियन पॉलिसी मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो वहाँ पे देखिए सिन्हाला वाले लोग ज़्यादा थे। तो जब ज़्यादा थे सिन्हाला वाले लोग, यहाँ पर जब देखे थे हम लोग सिन्हाला वाले लोग थे करीब 74%। तो श्रीलंका गवर्नमेंट क्या की कि जो सिन्हाला ज़्यादा बोलते हैं तो सारा पावर उन्हीं को दे दिया जाए। ठीक है, सभी कुछ दे दिया जाए। किस तरह से, सिन्हाला को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। और क्या बोला गया कि जो भी पॉलिसी होगा, जो भी गवर्नमेंट का जो स्कीम्स होगा, गवर्नमेंट जॉब्स होंगे, यूनिवर्सिटी का पोजीशन होगा, सब कुछ सिन्हाला वालों को मिलेगा। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे प्रॉब्लम। यहाँ पर हुआ क्या, श्रीलंका ने कहा कि जो हमारे पास सबसे मैक्सिमम लोग हैं, जो मेजॉरिटी है सिन्हाला, उन्हीं को सारा पावर दे दिया जाए, उन्हीं को दे दीजिए लैंग्वेज का भी दर्जा, उन्हीं को दे दीजिए नौकरी में भी, उन्हीं को यूनिवर्सिटी में भी दे दीजिए, उन्हीं को सारा पॉलिसी में दे दीजिए। तो सब कुछ उन्हीं लोग को मिल गया। ठीक है, दिस डिसीजन ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल। तो देखिए भैया, एक जन को जब मिलेगा बहुत ज़्यादा पावर तो दूसरा व्यक्ति तो गुस्साएगा ही। जब दूसरा व्यक्ति गुस्साया तो ये कौन था, ये तमिल था। तो तमिल वाला 18% था, लेकिन गुस्साएगा तो जरूर कि भाई मेरे को बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये बोला कि मेरे को बेनिफिट नहीं मिला, तो इसलिए दोनों के बीच में स्ट्रगल हो गया, दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। ठीक है, श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन द सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो यहाँ पे समझ में आया कि जो श्रीलंकन जो तमिल्स थे, जो तमिल वाले लोग, वे लोग बोले कि मेरे को क्यों नहीं मिलेगा, मुझे भी मिलना चाहिए सारा अपॉर्चुनिटी। तो ये लोग क्या किए, अपना स्ट्रगल किए, एक पार्टीज बनाए और एक तरह से रिवोल्ट करने लगे। बाय 1980 सेवरल पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। इट सून टर्न इनटू सिविल वार। तो वहाँ पे जब दोनों की लड़ाई होने लगी तो लास्ट में वहाँ पे क्या हो गया, सिविल वार। सिविल वार का मतलब क्या होता है, घर के अंदर की जो लड़ाई होती है, अपने देश के लोग आपस में जब लड़ेंगे उसे कहेंगे सिविल वार। तो यहाँ पर देख लिए श्रीलंका का प्रॉब्लम क्या था, श्रीलंका ने किस तरह से ठीक किया। तो ठीक क्या किया, और उसे फंसा दिया, है ना, मेजॉरिटी को पावर दे दिया, तो और ज़्यादा बिगड़ गया हालात। अब आते हैं बेल्जियम ने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम ने क्या किया, तो बेल्जियम ने क्या किया 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका जो नियम कानून का जो बुक है, उसको 4 बार अमेंड किया। 4 बार अमेंड का मतलब समझ रहे हैं, 4 बार उसमें बदलाव किए। और क्या क्या बदलाव किए, किस तरह के बदलाव किए बेल्जियम वाले लोग ने, उसको देखिए। तो बेल्जियम का जो मॉडल था ना, वो कुछ अलग टाइप का था, श्रीलंका टाइप का नहीं था, उनका कुछ अलग सोच था, इसीलिए हम लोग यहाँ पढ़ भी रहे हैं। तो द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल, वो लोग क्या क्या किए थे उसके बारे में आपको देखना है। सबसे पहला काम क्या किए बेल्जियन लोग ने, उन्होंने क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या किए कि जो डच वाले लोग हैं, फ्रेंच वाले लोग हैं, जान रहे हैं फ्रेंच कम है और डच ज़्यादा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों को इक्वल पावर दे दिया गया।
इक्वल मिनिस्टर्स दे दिया गया, अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने से छोटे वाले जो गवर्नमेंट सबको भी पावर बांट दिए, ये बेल्जियम ने किया। उसके बाद क्या किए, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा कि किस जगह पर, ब्रुसेल्स में जो वहाँ की कैपिटल है वहाँ पर बोला गया कि एक स्पेशल तरह का गवर्नमेंट होगा, एक सेपरेट गवर्नमेंट होगा और वहाँ पर बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। वहाँ पे के जो लोग रहेंगे ब्रुसेल्स में, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। समझ में आ गया। उसके बाद है देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। तो देखिए वहाँ पर एक और तरह का नया टेक्निक लगाए, बोले कि कम्युनिटी गवर्नमेंट हम लोगों को लॉन्च करना चाहिए जिसमें एक नंबर ऑफ पीपल अपने अपने लैंग्वेज के आधार पर एक लीडर को चुनेंगे, एजुकेशनल कल्चरल लीडर को चुनेंगे और वे लोग भी वहाँ पर अपनी बहस करेंगे, वे लोग भी अपना कानून बनाने में साथ देंगे। तो बेल्जियम ने बहुत ही अच्छा काम किया। ये सब सारे पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं, बेल्जियम ने क्या क्या किया याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। क्वेश्चन पूछता है क्यों पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है। पावर भैया क्यों बांटे, किस लिए बांटे, क्या फ़ायदा है बांटने से। तो देखिए उसका कुछ बहुत बेसिक चीज़ है, आपको याद रखना होगा कि जो पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। देखिए सिंपल सा बात समझिए, अगर आप कहीं पे रहते हैं किसी कॉलोनी में, उस कॉलोनी में एक व्यक्ति को ज़्यादा पावर, दूसरे को कम पावर, किसी और को और कम, तो ये जो कम पावर वाला है वो तो हमेशा नाराज़ रहेगा और ये वाला हमेशा अपना बाहुबली दिखाएगा। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि पावर को अगर शेयर करेंगे तो दोनों के बीच जो लड़ाई हो रहा है, जो सोशल ग्रुप में जो लड़ाई हो रहा है वो कम हो सकता है, कन्फ्लिक्ट कम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पावर शेयरिंग जो है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग अपना सरकार खुद से चुनते हैं, लीडर खुद से चुनते हैं। तो पावर शेयरिंग उसका स्पिरिट है, उसकी आत्मा है। अगर हम पावर ही शेयर नहीं करेंगे, अगर हम पावर बांटेंगे ही नहीं, तो फ़ायदा क्या हुआ हमें अपना गवर्नमेंट चुन करके। अगर हमने किसी को गवर्नमेंट चुना और वही अपना सब कुछ पावर दिखा रहा है तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो पावर शेयरिंग एक स्पिरिट है, उसका एक आत्मा है, ठीक है, डेमोक्रेसी का। तो ये आपको याद रखना है, डेमोक्रेसी का आत्मा है पावर शेयरिंग, और पावर शेयरिंग जरूरी भी है। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज एंड दोज हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि देखिए डेमोक्रेसी में पावर को इस तरह से शेयर किया जाता है कि जो शुरू से दबे कुचले लोग हैं, यानी कि उनको पावर नहीं मिला, उनको इससे मेन समाज में आने का मौका नहीं मिला, तो वे लोग क्या करते हैं कि इसको समाज में लाने के लिए अपना पावर को बांट देते हैं। बांटने से क्या होता है कि वे लोग भी समाज का हिस्सा मानेंगे और अपने आप को समाज से जोड़ सकेंगे। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं कि भैया पावर शेयरिंग ज़रूरत क्यों है। आप बेसिक अपने लेवल पे भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसको लिख लीजिए एकदम VVI टॉपिक। ये टॉपिक आपको किसी भी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में तो 100% देखने को मिलेंगे। एकदम आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या होता है, नाम आपको पता है, हॉरिजॉन्टल मतलब अगर आप बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा होता है। तो ये इस तरह का पावर शेयरिंग है। इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को पावर मिलता है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द। तो इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो ऑर्गन्स को हमने ड्राइंग बनाया है वो तीनों एक लेवल पर है। तो तीनों का पावर बहुत ज़्यादा है, तीनों का पावर एकदम बहुत बढ़िया है, तो तीनों एक दूसरे से कम नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ठीक है। जो हमारे पास न्यायपालिका है, जो हमारे पास जो हम पे राज कर रहे हैं, जो हमारे सरकार है, सबको अलग अलग बांट दिया गया है, ठीक है। तो ये जो सबको पावर इक्वल मिला है, यहाँ पे देखेंगे जजेस को भी पावर इक्वल मिलता है, यहाँ पे जो मंत्री है उनको भी पावर इक्वल है, तो एक दूसरे से कोई कम नहीं है। तो ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इस लेवल का हो गया जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, याद रखिएगा डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। इंडिया में इसी तरह से बांटा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इसको कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल मतलब क्या होता है, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन,
वर्टिकल का मतलब हो गया इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है, ऊपर वाला को ज़्यादा पावर मिलता है, ऊपर वाला को ज़्यादा, उसके बाद मिलता है इसको थोड़ा सा कम, और इसको और भी कम मिलता है, कम से कम। ठीक है, तो इसको थोड़ा कम और इसको ज़्यादा, मतलब कम और इसको ज़्यादा मिलता है, सबसे ज़्यादा पावर मिलता है। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए, इस तरह से जाता है, ऊपर वाले को सबसे ज़्यादा पावर मिला। तो इसमें क्या है भैया, तो इसमें है आपका कि हमारे इंडिया में देखे होंगे कि सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके पास पूरा ऑल ओवर इंडिया को राज करना है। उसके बाद आते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो सिर्फ अपने अपने स्टेट में। उसके बाद अब आते हैं पंचायती राज। ये क्या करता है, ये सिर्फ अपना एक छोटा सा एरिया को बस कवर करता है। इसके पास कम पावर, इसके पास थोड़ा सा और ज़्यादा पावर, इसके पास तो पूरा ही पावर है। समझ गए। अगर इंडिया की बात करेंगे तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक बड़ा सा पूरा समझ लीजिए इंडिया में राज कर रहा है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंदर स्टेट, उसके अंदर आपका पंचायती। तो इस तरह से कुछ जाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है इसको याद रखिएगा, यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स था और यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट लेवल्स। लेवल समझ में आया, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। ठीक है, इधर ऑर्गन की बात थी, इसमें लेवल की बात है। एकदम इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये जनरल गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री यहाँ पे समझिए। उसके बाद छोटे छोटे कंट्रीज़ के लिए बांट दिया जाता है। तो ये एकदम आपको याद रखना होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से ऑर्गन्स में, वर्टिकल मतलब लेवल्स में। ठीक है, तो ये आपका कुछ बेसिक टॉपिक्स था। उसके बाद अब आते हैं पावर को हम लोग अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी बांट सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट में भी हम लोग बांट सकते हैं, जैसे कि हम लोग बेल्जियम में देखा गया है। तो इंडिया में दो तरह के पावर बांटे गए हैं, हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। यहाँ पर आप अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी पावर बांट सकते हैं कि कुछ जैसे कि बंगाली बोलने वाले को अलग पावर दे सकते हैं, भोजपुरी बोलने वाले को आप अलग पावर दे सकते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग बांट सकते हैं। उसके बाद आते हैं पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप। अलग अलग पार्टीज़ की तरह भी हम लोग पावर को बांट सकते हैं। तो ये कुछ कुछ फॉर्म्स है कि हम लोग पावर किस तरह से बांटते हैं, जिसमें ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, हॉरिजॉन्टल और फेडरल गवर्नमेंट, या फिर आप वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ बच्चों को इसका नोट्स चाहिए, तो इसका नोट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल ऐप क्रैक माई CBSE को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको MCQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और आपको नोट्स सभी कुछ आपको एक जगह मिलेगा, एक फिंगर टिप पे मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आने वाले समय में आपके लिए इसी तरह के और भी मटेरियल्स आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करते हुए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।